आजा इधर, इधर आजा बेटा। क्या बंद करा दो? फुल के इधर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे, उनको बोल के रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे। क्या किया था लास्ट क्लास में? अच्छा, फैक्टर्स करने दोनों के। Yes, listen to me carefully everyone. Last boy, मोबाइल बंद करो, हाथ में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, सुनेंगे सभी। लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट हो गया था, फाइनेंसिंग और डिविडेंड का मीनिंग हो गया था, राइट? मीनिंग हो गया था। अब फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन के कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वो डिस्कस करा रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है, ठीक है? सभी, सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन किसका पार्ट है? ये फाइनेंशियल डिसीजन किसका पार्ट है? फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल के अंदर आता है फाइनेंसिंग, उसके हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है? सबसे फर्स्ट फैक्टर है, पहले मीनिंग देखो दोबारा एक बार। फाइनेंसिंग में हम ये डिसीजन लेते थे कि हमारे पास दो सोर्सेस थे फाइनेंस के, बोरोड और ऑनर्स, कि कितने फंड्स हमें बोरोड से लेके आने और कितने इक्विटी, मतलब ऑनर्स। मैं डेट और इक्विटी वर्ड यूज करने वाली हूँ, बोरोड के लिए डेट और ऑनर्स के लिए इक्विटी, ठीक है? तो हम ये डिसीजन लेंगे इसके अंदर, हाउ मच फंड शुड बी रेज फ्रॉम डेट कैपिटल एंड हाउ मच शुड बी रेज फ्रॉम इक्विटी कैपिटल। दिस डिसीजन विल बी कंसिडर एज फाइनेंसिंग डिसीजन। सो एक मिनट, कंप्लीट नहीं हुआ। How much funds should be raised from debt and how much from equity so that cost and risk is minimized. Cost और risk दोनों हमें क्या करने हैं? कम करने हैं, मिनिमाइज करने हैं। अब मेरी बात सुनेंगे, कोस्ट कम किस में होती है? डेट में, क्योंकि डेट क्या है? टैक्स डिडक्टिबल। डेट क्या है? और रिस्क क्या होता है इसके अंदर? क्योंकि बैंक से अगर डेट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो किसी भी हालत में पे करना होता है, राइट? तो रिस्क ज्यादा हो गया कि कंपनी की एसेट्स तक सेल करनी पड़ सकती है। इक्विटी के अंदर कॉस्ट क्या होती है? रिस्क क्या होता है? कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम खुद अपनी कोशिश यही रखते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें? डिविडेंड पे करें, राइट? क्योंकि जितना डिविडेंड हम इनको देंगे हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट? रिस्क क्या होता है इसके अंदर? कम, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये सीन समझ आया सबको? यहाँ तक आया तो आगे के फैक्टर्स मान ले कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन करा रही हूँ। फैक्टर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि आप किस चीज को देख के क्या डिसीजन लेते हो, डिसीजन अपना बदल लेते हो, पता है तुम्हें? तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग डिसीजन लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। द फर्स्ट इज कॉस्ट। अब मेरी बात सुनेंगे सभी बिल्कुल ध्यान से। अगर किसी बिजनेस के अंदर आप चाहते हो कि बिजनेस के अंदर पैसा लेके आ रहे हो, कंपनी के अंदर पैसा लेके आ रहे हो, कॉस्ट कम करना चाहते हो, हर एक बिजनेसमैन कोई भी हो, कॉस्ट तो क्या चाहेगा? कम, कि मैं कहीं से भी पैसा लेके आ रहा हूँ, मेरे को ब्याज कम देनी पड़े, है ना? उसकी कॉस्ट हर बंदा क्या चाहता है? कम। तो हमारे पास तो दो सोर्स है, डेट और इक्विटी। तो अब तुम बताओ डेट कॉस्ट कम होती किसमें? अगर आपको कॉस्ट कम करनी है तो आप ज्यादा क्या लगाओगे? डेट कैपिटल। कम क्या लगाओगे? तो मोर डेट शुड बी प्रेफर्ड in place of equity and less equity will be preferred, like this you have to write cost के केस में। तो cost जो है याद रखना हमें कम करनी होती है हमेशा, और हम हमेशा चाहेंगे कि हम बिजनेस के अंदर पैसा लेके आ रहे हैं तो खर्चा कम लगे, तो कम के चक्कर में हम क्या करेंगे? डेट ज्यादा प्रेफर करेंगे और इक्विटी कम प्रेफर करेंगे। क्लियर? क्लियर एवरीवन? वेरी सिंपल नो? इसके बाद आता है, ध्यान से सुनना, cost के बाद रिस्क। अब मेरी बात सुनेंगे, रिस्क जो है
वो हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा या कम? कॉस्ट और रिस्क हम दोनों ही हमेशा कम करना चाहते हैं। तो अगर आप रिस्क कम करना चाहते हो तो ज्यादा क्या लगाओगे, क्योंकि इक्विटी में रिस्क क्या होता है और कॉस्ट क्या होती है, तो हम क्या लगाएंगे, ज्यादा इक्विटी कम डेट, कम डेट। दो फैक्टर समझ आए सबको? एक बारी बुक से रीड कर दूं, चलो ध्यान से सुनना। कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। अलग अलग सोर्सेज से फंड्स को रेज करने की कॉस्ट अलग अलग होती है। अ वाइज फाइनेंस मैनेजर, एक समझदार फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, should generally choose the cheapest source of finance, जो सबसे चीपेस्ट है उसको सेलेक्ट करता है। डिबेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिबेंचर डेट को बोला गया है, तो यहाँ पे हम किसको प्रेफर करेंगे, डेट को, कोस्ट के केस में। इजी है। सेकेंड वुड बी रिस्क, रिस्क के केस में रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट, अलग अलग सोर्सेज से जो रिस्क होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की, डेट चीपर तो है, कॉस्ट तो कम है, पर रिस्क क्या है, तो इसीलिए इट इज मैंडेटरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। Any default in meeting these commitments may force a business to go into liquidation। कि अगर रिस्क ज्यादा क्यों है, अब इसका रीजन बताया है कि अगर बाई चांस इधर किसी भी तरीके से हम पे ना कर पाए तो हमें अपना बिजनेस लिक्विडेट करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर इज नो सच कंपल्शन इन केस ऑफ इक्विटी, और इक्विटी के केस में ऐसी कंपल्शन है नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इक्विटी क्या करेंगे और डेट, अगर हम किसको देख रहे हैं, अगर कॉस्ट को देखें तो डेट ज्यादा। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? नो, ओके। फ्लोटेशन कॉस्ट, थर्ड फैक्टर, ध्यान से समझेंगे सभी। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो फंड्स को रेज करने के खर्चों को बोलते हैं। आप बोलते हो शेयर इशू एक्सपेंसेस, सिर्फ शेयर इशू एक्सपेंसेस फ्लोटेशन नहीं है, नो डाउट, इसका एक एग्जांपल है। क्या है एग्जांपल? फ्लोटेशन कॉस्ट है फंड्स को रेज करने के खर्चे, फंड्स को रेज करने के, अब बिजनेस में पैसे लेके आना है, उसके कुछ खर्चे लगते हैं। शेयर इशू करूंगी तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, प्रिंटिंग चार्जेस, पता नहीं क्या क्या होएगा, खर्चे लगेंगे शेयर इशू करने पे। अगर आप डेट से पैसा लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो थोड़े से डॉक्यूमेंट्स फिल करो और आपके पास पैसा आ जाता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट किसमें ज्यादा है, इक्विटी में, कम किसमें, और कॉस्ट चाहे सिंपल हो चाहे फ्लोटेशन हो, हम हमेशा क्या चाहेंगे, कम करना। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा कम करना चाहेंगे, चाहे सिंपल कॉस्ट है चाहे फ्लोटेशन कॉस्ट है, हम उसको कम करना चाहेंगे। और कम किसमें, तो फिर ज्यादा क्या प्रेफर करेंगे, कम क्या प्रेफर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इक्विटी प्रेफर नहीं करेंगे, मैं कह रही हूँ कम प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने दोनों का क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें कॉस्ट भी कम करनी है, रिस्क भी कम करना है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट समझ आया सबको? तो शेयर इशू एक्सपेंसेस एक एग्जांपल है इसका, याद रखना। सिंपली फ्लोटेशन कॉस्ट होती है फंड्स रेज करने के एक्सपेंसेस, जो कि डेट में कम होते हैं, इक्विटी में ज्यादा, तो हम ज्यादा क्या प्रेफर करेंगे और कम क्या प्रेफर करेंगे, इक्विटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो कैश फ्लो पोजीशन होता है कैश की इनफ्लो आउटफ्लो, राइट। अगर आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कैसे है, जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पे बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो, पैसा भेज भी रहे हो और पैसा आ भी रहा है, इजीली आ रहा है, आता जाता रहता है। तो अगर इजीली आता जाता रहता है तो डेट की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, डेट के बदले में क्या देना होता है, बैंक से लोन लेते तो इंटरेस्ट देते हैं ना, वो कंपल्सरी होता है कि हर साल या हर महीने पे करना ही करना है। तो अगर आपके बिजनेस में अच्छा पैसा आता जाता रहता है तो आप डेट की पेमेंट इजीली कर दोगे, फिर कम कॉस्ट वाला क्यों ना चूज करें, फिर क्यों महंगा वाला चूज करें, राइट। तो इसीलिए अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो ही आप डेट प्रेफर करोगे, अदरवाइज कम प्रेफर करोगे। ज्यादा अगर कैश फ्लो पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ज्यादा, अदरवाइज इक्विटी। आगे समझ? फ्लोटेशन कॉस्ट में सोच ही नहीं रही हूँ, आपको एक टाइम पे एक फैक्टर सोचना है, क्योंकि हम डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कर रहे हैं, हर फैक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम क्या फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, कैश फ्लो। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आप डिस्कस करोगे तो कॉस्ट हमें क्या करनी है, कम। तो कम अगर आपको करनी है तो आप कम देखोगे किसमें कम है, तो डेट लगाओगे, क्योंकि उसमें आप सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट देखोगे, फिर आप कैश फ्लो बीच में नहीं लेके आओगे। अगर आप कैश फ्लो देख रहे हो तो कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो आप सस्ता वाला ही लोगे, क्या लगाओगे, डेट। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग तो इक्विटी। आगे समझ? तो कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कंपनी विद गुड कैश फ्लो पोजीशन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डेट, क्योंकि डेट चीपर है,
चीपर फाइनेंस है ना, अगर अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है तो डेट का बेनिफिट मिल सकता है। As interest payment and refund of principal amount can be easily made. In case of shortage of cash, equity should be preferred. अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब शॉर्टेज है कैश की, तो इक्विटी प्रेफर करेंगे। आगे समझ सबको? यस और नो? अगर है नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये पॉइंट पता नहीं क्यों डाउट रहता है बच्चों को, तो मैं अभी अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये, फिफ्थ पॉइंट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बहुत आसान है। देखो, दो तरह के खर्चे होते हैं, ओके, बिजनेस को चलाने के। एक तो फिक्स खर्चे होते हैं, एक जो साथ साथ होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। फिक्स्ड खर्चे मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए हर महीने हर साल 101% आपको देने ही देने हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सपोज टू बी मैं इधर ये पढ़ा रही हूँ, मुझे इसका रेंट देना ही देना है किसी भी हालत में, है ना, हर महीने आएगा ही मेरे सिर पे, है ना। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मुझे पे करना ही करना है। कोई इंश्योरेंस लिया तो उसका प्रीमियम हर महीने हर साल पे करना ही करना है। तो ये जो फिक्स खर्चे होते हैं ना, ये आपके ऊपर बर्डन होते हैं एक तरह का। क्या होते हैं? बर्डन। अब यहाँ पे आप उसका लेवल देखोगे, अगर आपके फिक्स खर्चे बहुत ज्यादा है, लेवल पता किससे कंपेयर करोगे? आपके प्रॉफिट से, आपकी इनकम से। अगर आपके ये फिक्स खर्चे ज्यादा है, ठीक है, भी आप मतलब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को चलाने के जो रूटीन के फिक्स खर्चे वो पे नहीं कर पा रहे, आपके प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, तो भाई आप एक और बर्डन नहीं लोगे, क्योंकि एक ऑलरेडी बर्डन है। इसको आप एक क्या मान के चलोगे? बर्डन। ये फिक्स खर्चे जो देने ही देने, है ना। अगर ये फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, मतलब बर्डन ज्यादा है, तो एक और बर्डन लेना नहीं बनता। एक और बर्डन कौन है? इक्विटी वाले बर्डन, क्योंकि इनको बचा तो देंगे अदरवाइज, लेकिन इनको तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। किसको? क्यों? क्योंकि अगर इनको नहीं पे किया तो लिक्विडेट कर देंगे बिजनेस को, कंपनी को, राइट। तो इसीलिए इस चीज को आप मान के चलोगे एक बर्डन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो सभी, ये एक बर्डन है हमारे लिए जो बिजनेस के फिक्स खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर ये बर्डन ऑलरेडी ज्यादा है आपकी इनकम के कंपैरेटिवली, आपके प्रॉफिट के कंपैरेटिवली, मतलब रेंट वेंट आपका काफी बड़ा है, हाई फाई, मतलब आपने बिल्डिंग बहुत अच्छी ले रखी है, बहुत रेंट देना पड़ता है उसको, उसके खर्चे भी ज्यादा है, सारे जो रूटीन के खर्चे। तो भाई अगर ये बर्डन आपकी इनकम से पूरा ही नहीं हो पा रहा, तो एक और बर्डन लेके पंगा क्यों ले रहे हो? नहीं लोगे ना, तो फिर इसको कम करोगे और उसको ज्यादा। तो अब यहाँ पे लिखोगे कैसे? अगर लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो डेट क्या करेंगे? कम प्रेफर करेंगे। अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो डेट ज्यादा प्रेफर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना है। अब इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा जब मैं क्लास में करा के भेजती हूँ, इंडिविजुअली फिर से पूछने आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट बताना, ये वाला बताना, एक एक को बता के 10-15 बार बताना पड़ता है मेरे को। दोबारा सुन लो, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? बिजनेस को चलाने के फिक्स खर्चे, रेंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रीमियम, सैलरी, सैलरी भी फिक्स से देनी पड़ेगी आपको, ये आपके फिक्स खर्चे। अगर ये बर्डन ज्यादा है, मतलब फिक्स खर्चे ज्यादा है, तो हम एक और बर्डन, और एक और बर्डन किसको बोला गया है? फिर हम क्या लेंगे? अदरवाइज अगर बर्डन कम है, ये वाला बर्डन कम होना मतलब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो डेट और इक्विटी इस तरह से चलेंगे। आया समझ सबको? किसी का कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब आगे बढ़ सकते हैं इसमें? इंडिविजुअली पूछना है? अभी पूछ लो। नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल जो होता है ना, याद रखना, बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस। कंट्रोल का मतलब हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी जो है वो अपना कंट्रोल रखना चाहती है, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर। उनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने वोट्स दे के कुछ ना कुछ करके अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, इंटरफेरेंस ही करते हैं कंपनी के अंदर। और कंपनी के डायरेक्टर चाहते हैं हम अपने ढंग से कंपनी चला रहे हैं, हमें चलाने दो। तुम अपने घर पे बैठे डिसीजन ले रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कंपनी की पोजीशन क्या है, तो तुम ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो? तो उनको अच्छा नहीं लगता ये चीज। तो अगर आप कंपनी में चाहते हो कि किसी और का कंट्रोल ना हो, आप ही उसको चलाओ, तो आप कंट्रोल करता कौन है? इक्विटी वाले कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें प्रॉफिट बचेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा तो हम तो कंट्रोल करेंगे, हमें तो वोटिंग राइट है, मतलब मिला हुआ है, हम तो यूज करेंगे उसको। लेकिन डेट वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। उनके साथ हमने ये कमिटमेंट की होती है कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा, बस सीधी सी बात है। रिटर्न एग्रीमेंट सारा क्लियर होता है कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। जब उनको उनका पैसा मिल रहा है तो अगले क्यों कंट्रोल करेंगे भाई? क्यों इंटरफेरेंस करेंगे? तो ये लोग इंटरफेरेंस करते हैं, तो हम नहीं चाहते इंटरफेरेंस। अगर हम नहीं चाहते तो हम इक्विटी लगाएंगे? लगाएंगे, कम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कम।
डेट क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। आगे समझ। तो अगर आप चाहते हो कि बिजनेस के अंदर कंट्रोल ना हो तो हम क्या करेंगे, इक्विटी कम डेट ज्यादा, इक्विटी डेट ज्यादा। बहुत कंफ्यूजिंग सा है ना, कॉन्सेप्ट समझ के अगर सोच के करोगे तो नहीं लगेगा कंफ्यूजिंग, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड की हुई है ना, तो उसके मैंने इसके बाद क्लास के बाद क्वेश्चन सुनने हैं, कॉन्सेप्ट सुनने हैं, उसकी स्पेशल केस स्टडीज निकाल के लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखना चाहती हूँ कौन कौन सुन के आया, कौन कौन नहीं, फिर चित्तर परेड होगी। ठीक है, मैं हाथ गर्म करूंगी अपने। हाँ जी, अभी इसी बैच में स्टार्टिंग में सुनना था मुझे, और इवन हाँ यस, उसकी इफेक्टिव एफिशिएंसी की स्पेशल केस स्टडीज निकाल के लेके आई हूँ। जिसने अच्छे से सुनी है वही आंसर दे पाएगा। चलो लेट्स सी who will be able to give answers. Yes, next state of capital market, next factor कौन सा फैक्टर है, state of capital, state of, सभी सुनेंगे ध्यान से। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, बुलिश और बुलिश और बुलिश मतलब शेयर मार्केट में हर चीज के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो सभी फटाफट शेयर लगाने के लिए, जब बुल होता है ना मार्केट में, तो भागते हैं फटाफट शेयर्स परचेज कर लो क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फायदा मिलेगा। बेयरिश के अंदर, बेयर होता है ना जब, तब क्या होता है कि सब शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे होते हैं। तो कोई भी बंदा लगाता है तो कहता है कि बेयर चल रहा है, मेरे प्राइस गिर जाएंगे, मैंने पैसे 10,000 रुपए लगाए तो वो कम हो जाएंगे, तो मैं क्यों लगाऊं। जब बढ़ रहे होते हैं ना सब लगाते हैं। देखो अगर बढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो मैंने भी डाल दिया 10,000 रुपए, वो 10 मेरे 15 हो गए, तो मेरे को कितना अच्छा लगेगा। तो सभी क्या करते हैं, जब बुलिश होता है तब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और जब बेयर होता है तो नहीं करते, राइट। तो अगर ध्यान से सुना, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट दो तरह की, बुल और बेयर। ठीक है, बुल के अंदर सभी ध्यान रखना कि शेयर्स में लोग इन्वेस्टमेंट करके खुश होते हैं, तो बस ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो लो, शेयर इशू कर दो। जब लोग जो है शेयर्स परचेज करने के लिए रेडी है तो तुम शेयर इशू कर दो, तुम्हें तो पैसे से मतलब है, कहां से भी है। बेयर चल रहा है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं है, तो शेयर इशू करोगे तो कितनी मिन्नतें निकालो, लोग खरीदेंगे ही नहीं, बहुत एक्सपेंस करना पड़ेगा, छोड़ो फिर शेयर इशू मत करो। क्या करो, बुल में क्या करोगे, अदरवाइज क्लियर। ध्यान रखना सभी, बिल्कुल अच्छे से समझ लो फिर से एक बार। बुल होता है जब मार्केट में प्राइसेस क्या हो रहे हैं शेयर के, इंक्रीज, तो शेयर्स में सभी इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, रेडी है, तो अभी इशू कर दो, इजीली सेल हो जाएंगे, कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट है, कुछ भी बेयर नहीं करना पड़ेगा। जब बेयरिश है, कम है, मंदा है शेयर मार्केट में, सब गिर रहा है प्राइस, लोग जितनी मिन्नतें निकालो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई अपना पैसा नहीं डुबाना चाहेगा, तो फिर आप शेयर इशू ही मत करो, बल्कि कम इशू करो। ज्यादा क्या इशू, ज्यादा पैसा कहां से लेके आओ, डेट से लेके आओ। ओके, यस, यू कैन आस्क नाउ, आस्क। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं हर केस में कम ज्यादा बोल रही हूँ। डेट ज्यादा, इक्विटी कम, इक्विटी ज्यादा, डेट कम, बस ये रिलेशन चल रहा है। तो जहां पे मैं बोल रही हूँ ना शेयर नहीं इशू करेंगे, कम इशू करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं बोल रही हूँ बार बार स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्लास से परसों क्या बताया था, डेट और इक्विटी का क्या लगाएंगे, क्योंकि डेट में कॉस्ट क्या होती है और इक्विटी में रिस्क कम होता है, और हमें दोनों ही क्या करने हैं, तो हम दोनों का क्या लगाएंगे। क्लियर एवरीवन। चलो ये हो गया हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। कॉस्ट कम करनी है तो डेट ज्यादा, इक्विटी कम, रिस्क इक्विटी ज्यादा, फ्लोटेशन कॉस्ट डेट ज्यादा, इक्विटी कम, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग तो डेट ज्यादा, फिक्स बर्डन ज्यादा तो डेट कम, इक्विटी कंट्रोल नहीं चाहते, इक्विटी कम डेट ज्यादा, बुल शेयर्स ज्यादा, शेयर्स मतलब इक्विटी ज्यादा डेट, बेयर, वेरी गुड, हो गया सबको क्लियर। पक्का, रट्टा नहीं माना कि इसमें ये आ गया तो ये ज्यादा ये कम, सोचो, सोच के करोगे तो ठीक रहेगा। हाँ दोनों। अच्छा, अगर आप बुल बता रहे हो और वाइस वर्सा लिख देते हो, इट्स ओके, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी लेंथ बनाओ, हमारे पास लेंथ होनी चाहिए बिजनेस स्टडीज में, लेंथ अच्छी खासी लिख के आना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो मेरी ना एक बस आपके पास 1 मिनट है, इनके फैक्टर्स रिवाइज करो, टोटल 7 है,
7 के 7 लगातार सुनाने हैं, किसी एक से सुनूंगी, ध्यान से कर लो। 1 मिनट है और मेरे को शोर नहीं चाहिए, अगर जो बोलेगा वो पहले सुनाएगा। रिदम, व्हाट यू वांट? अगर हमें पता है कि आने वाले टाइम में बुलिश आएगा तो वो तो फिर हम बेयरिश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम की बात नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं बोला मैंने, आज का टाइम, आज क्या चल रहा है। तो कॉस्ट होती ही कम है ना। इक्विटी में हम लेके चलते हैं, कॉस्ट हमें ज्यादा देनी नहीं है। तो जब इक्विटी इशू कर रहे हो ना तो अपनी इमेज को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, तो कॉस्ट ज्यादा लेनी ही है, देनी ही है। हाँ, अपनी पूरी जी जान लगानी है उसमें आपने। जल्दी 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 फटाफट करा तो दिया है। अच्छा ये तो वो है लॉन्ग टर्म डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग तो कराए थे मैंने, ये वो है इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस सबको फायदा होता है। तो बियर क्यों बनते हैं लोग कि हम मार्केट गिराएंगे तो वो क्यों बनते हैं बियर क्यों? वो बेयर इसलिए बनते हैं, मार्केट गिरा देते हैं ना, जो मार्केट का प्रॉफिट होता है वो खुद ले जाते हैं ना, तो मार्केट मंदी हो जाती है। बेयर इसी तरह से तो बनते हैं, जैसे मार्केट गिर गई, अब वो क्या करते हैं, जैसे शेयर सारे निकाल लिए मार्केट से, प्रॉफिट कमा खुद रख लिया, बाकी मार्केट कुछ नहीं बचा उनके लिए। अब क्या है, जैसे इन सब ने इन्वेस्ट किया है, उन सबका तूने रख लिया प्रॉफिट, अब इनको कुछ नहीं मिलेगा तो तू बेयर हो गया उनके लिए। हाँ, हाँ, इस तरह से बनता है बेयर। बना दो फटाफट, बच्चों ने 4 चैप्टर कर लिए। चलो भाई बस, कोई एक सुना रहा है? हो गया? चलो, कौन सुना रहा है? रुपेश, बुक बंद कर दे भाई। सुनाओ भाई सारे पॉइंट्स। बस पॉइंट कॉस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई। चलो, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन। कौन सा? सबको आ गया ये समझ? दस मिनट से कम टाइम रहेगा। डिविडेंड डिसीजन सभी समझेंगे ध्यान से। प्रॉफिट का कितना पार्ट एज अ रिजर्व रखना है बिजनेस के अंदर, फ्यूचर मिस हैपनिंग्स को मीट करने के लिए, फेस करने के लिए, और प्रॉफिट का कितना पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में। ये डिसीजन लेना क्या कहलाता है? डिविडेंड। आगे समझ? ये प्रॉफिट है पूरा, इसका कितना हिस्सा एज अ रिजर्व रखना है, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ रिजर्व। अब ये मैंने लाइन अपनी मर्जी से लगाई है, पर ये डिसीजन मेन यही चीज लेनी है कि लाइन कहाँ लगेगी, ठीक है? और कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग शेयर होल्डर्स। ये डायग्राम भी बना सकते हैं आप और मीनिंग में भी। How much part of profit should be distributed as dividend among the shareholders and how much should be retained in the business for to meet the future uncertainties? ठीक है, ये डिविडेंड डिसीजन हो गया। अभी इसके कुछ हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। बहुत आसान है, सभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है? केस स्टडी आती है इस पे, और पहले 3 फैक्टर्स जो मैंने तुम्हें बार बार कराती हूँ, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से करने होते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी। सबसे पहले फर्स्ट 3 फैक्टर्स में, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में सबसे पहले है
अमाउंट ऑफ अर्निंग, अमाउंट ऑफ, सभी ध्यान से सुनेंगे। अमाउंट ऑफ अर्निंग हम जो देखते हैं डिविडेंड डिसीजन के अंदर, वो इस तरह से देखते हैं, कुछ ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी है। टोटल अर्निंग पता है किसको बोलते हैं? करंट और पास्ट अर्निंग को। जैसे इस साल मैंने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, और पिछली बार जो प्रॉफिट रिजर्व की फॉर्म में रखा होगा पिछली बार भी कुछ, वो जो पड़ा है उसको टोटल कर दो, ठीक है? करंट और पास्ट अर्निंग्स, इन दोनों अर्निंग्स का टोटल करके जो टोटल अर्निंग बनती है, जैसे इस साल मैंने 10 लाख अर्न किए और पिछले साल मेरे पास 2 लाख पड़ा था, तो टोटल कितना हो गया? इस 12 लाख का कितना हिस्सा मुझे एज अ रिजर्व रखना है और कितना एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये 12 लाख, जितना ज्यादा अर्निंग होगी उतना डिविडेंड क्या करोगे? अगर ये 20 लाख होता तो डिविडेंड भी ज्यादा जाता, अगर ये 30 होता तो डिविडेंड भी क्या जाता? 50 होता तो मतलब जितनी अर्निंग ज्यादा उतना डिविडेंड। बस करंट और पास्ट अर्निंग्स के टोटल को टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग बोलते हैं, ये पता होना जरूरी। टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग और डिविडेंड का डायरेक्ट रिलेशन है। क्या? टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, कम तो डिविडेंड कम, बस सीधा, ठीक है? नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट था अमाउंट ऑफ अर्निंग। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी क्या होती है? अर्निंग फिक्स होना। अगर आपकी अर्निंग फिक्स है, जैसे कि आपका फिक्स है कि आपने हर साल 50 लाख अर्न करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे ऐसा कोई बिजनेस है आपका जिसकी आपकी मोनोपोली है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर हमें पता ही होता है कि हम इतना अर्न करते करते हैं। मोनोपोली वाले बिजनेस में तो नॉर्मली पता ही होता है कि हर साल इतनी अर्निंग आनी है। तो भाई जब आपको फिक्स है तो हम रिजर्व तो इसलिए लगते हैं ना, फ्यूचर से डरते हैं कि फ्यूचर में कोई मिसहैपनिंग हो ना जाए, तो उसको अगर फेस लॉस हो गए तो उसको फेस करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होना चाहिए, हम तो इसलिए रखते हैं रिजर्व। जब आपको 101% श्योर है कि आपकी अर्निंग हमेशा ये रहने वाली है, इससे कम नहीं जाएगी, ज्यादा चाहे चली जाए, आपकी फिक्स है ये तो 50 लाख, तो उस केस में फिर रिजर्व क्यों रखना जब फ्यूचर में हैपनिंग है ही नहीं? हाँ, नो डाउट फ्यूचर अनसर्टेन है तो रखेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा क्या रखेंगे? ज्यादा क्या करेंगे? डिविडेंड ज्यादा बांट देंगे और रिजर्व कम। देखो, अगर आपकी अर्निंग फिक्स है तो रिस्क थोड़ा कम हो गया, तो कम रिस्क में रिजर्व भी क्या रख लो? कम, और डिविडेंड क्या बांट दो? अदरवाइज उल्टा कर दो, वाइस वर्सा। आ गया समझ सबको? इतना स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग आगे समझ कि अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, फिक्स है, अगर नहीं है तो उल्टा कर दो। स्टेबल अर्निंग आपकी स्टेबल नहीं है तो उस केस में आपको फ्यूचर के लिए रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कि आज तो 50 लाख प्रॉफिट है, कल ना हुआ तो, है ना? और उससे अगले साल शायद हो, फिर अगले साल ना हुआ तो, ये डिपेंड करता होता है। सेकेंड फैक्टर था ये स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। थर्ड फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। क्या फैक्टर है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड स्टेबल रखना ये एक हमारी क्या होती है? पॉलिसी। क्या होती है बेटा? अगर कंपनी की पॉलिसी है, बिजनेस की पॉलिसी है कि डिविडेंड क्या रखना है? स्टेबल। बिजनेस की क्या है? पॉलिसी। पॉलिसी समझते हो? भी मेरा बिजनेस है, काफी नेम है, फेम है, रिस्पेक्ट है, भी ये कंपनी जो है, टाटा कंपनी जो है, ये कंपनी तो देती है हर साल, इसका फिक्स है, इसने पॉलिसी बना रखी है कि इतना डिविडेंड तो आएगा ही आएगा। तो आप सोचते हैं यार ये क्यों ना अपना पैसा आप यहाँ लगा दे, इतना फिक्स है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा सोचते हैं ना कई बार। तो वो कंपनीज उसी नाम से जानी जाती है, अपनी मतलब किसकी वजह से? अपनी फिक्स डिविडेंड पॉलिसी की वजह से। इमेज बहुत अच्छी होती है उनकी मार्केट में, इसी वजह से जानी जाती है। तो अगर कुछ कंपनीज की पॉलिसी स्टेबल रखने की, डिविडेंड फिक्स, कि कुछ मर्जी हो जाए, हमने तो 10 लाख डिविडेंड डिक्लेयर करना ही करना है, ठीक है, मान लो कंपनी ने ये सोच रखा है, तो अगर ये 10 लाख सोच रखा है तो कंपनी को बल्कि ज्यादा चौकन्ने, मतलब बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यार 10 लाख हर साल देना ही देना है। किसी साल अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ फिर 9 लाख पल्ले से डालना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख अपनी बात पे तो पूरी उतरना पड़ेगा ना। प्रॉफिट 1 लाख है तो वो क्या करेगी? अपने किसी रिजर्व में से उठा के पूरा 10 लाख तो करके देगी, है ना? अपनी बात, कमिटमेंट तो पूरी करेगी। और किसी साल अगर ज्यादा भी हो गया तो भी 10 लाख ही देने। आगे समझ?
तो इस केस में सभी ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं समझा रही हूँ वो ये है कि जब कंपनी की डिविडेंड क्या होता है, स्टेबल पॉलिसी लेके चलती है, तो कंपनी क्या करती है, रिजर्व ज्यादा रखती है, क्योंकि बड़े ही ध्यान से चलना पड़ता है कंपनी को। क्योंकि अगर इस साल मेरे को 50 लाख प्रॉफिट हो गया, तो मैं ऐसे नहीं है कि 50 लाख बांट दूंगी, बांटूंगी कितना, रिजर्व क्या रखूंगी। रीजन क्या है, स्टेबल डिविडेंड। आज 10 लाख दे रही हूँ, कल अगर मेरे को आज 50 लाख प्रॉफिट है, कल मेरे को ना हुआ तो मेरे को कल भी तो 10 लाख प्रॉफिट देना है ना, डिविडेंड बांटना है, तो मुझे संभाल के रखना पड़ेगा, तो रिजर्व ज्यादा रखूंगी और डिविडेंड जितना फिक्स है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब इन केस कंपनी अपना डिविडेंड बढ़ाती है, वैसे तो मैंने कहा डिविडेंड स्टेबल रखेगी, रिजर्व ज्यादा, ठीक है। स्टेबल डिविडेंड के बाद अगर रिजर्व कम बच रहा है तो कम रख लेगी, वो डिपेंड करता है। लेकिन इन केस अगर कंपनी को अपना डिविडेंड बढ़ाना है, मतलब 10 लाख फिक्स कर रखा था, कंपनी सोच रही है क्यों ना मैं इसको 12 लाख कर दूं। एक बात याद रखना, आज 12 लाख दे रही है ना, हर साल 12 देना पड़ेगा, हर साल 12 देना पड़ेगा। तो कंपनी को ये देखना होगा कि मैं आज 12 लाख पे करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ, मेरे पास पैसे हैं देने के, तो क्या फ्यूचर में भी मेरा पोटेंशियल इतना है कि मैं हर साल 12 लाख दे सकूं। अगर कंपनी को लगे कि मेरी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल बड़ा है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल मतलब हर साल में 12 लाख इजिली दे सकती हूँ, कंपनी को लगे, तो ही कंपनी अपना डिविडेंड बढ़ाएगी, अदरवाइज डिविडेंड स्टेबल रखेगी। दोबारा सुनेंगे सभी ध्यान से। मेरी कंपनी है, मैं अपने शेयर होल्डर्स को हर साल 10 लाख रुपए देती हूँ, किसी साल बहुत बल्क में प्रॉफिट हो गया, 70-80 लाख का हो गया, तो भी 10 लाख ही दूंगी। रीजन, इस साल 70 लाख हुए, अगले साल नहीं होना, मुझे पता है, बाई चांस हो गए, तो मैं ऐसे कैसे बढ़ा दूं डिविडेंड, अगर बढ़ा दिया तो हर साल मुझे बढ़ा के देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात सुनो, एक एम्प्लॉय रखा मैंने, तुम्हें पता है एम्प्लॉय जब आप रखते हैं तो उसकी सैलरी बढ़ानी होती है, तो आप सैलरी बढ़ा रहे हैं सपोज टू बी, मैं किसी एम्प्लॉय की, तो अगर मैंने एक बार बढ़ा दी तो मुझे हर महीने हर साल से बढ़ा के देनी पड़ेगी, कम तो नहीं दे सकती ना, मानते हो इस चीज को। मैंने एक एम्प्लॉय रखा, उसकी 50,000 सैलरी है, उसने एक महीने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं खुश हो गई, और उसकी सैलरी मैंने 50 से सीधा 70 कर दी, ठीक है। अब सुनना, 70,000 सैलरी वो ले रहा है, अगले महीने उसने कोई काम नहीं किया, मैं कोई खुश नहीं हूँ, पर मुझे फिर भी 70,000 देनी, मैंने बढ़ाई है, कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे लगे कि मेरा खुद का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा है, कि मैं इसको हर साल सैलरी बढ़ा के दे सकती हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मेरा खुद की अर्निंग बढ़ी है, तो मैं बढ़ाऊंगी, अदरवाइज आ रही है समझ। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना सभी, कि अगर आपका डिविडेंड 10 लाख आपने फिक्स किया है, तो आप 10 लाख ही दो, आपकी